हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके पहले मैंने आप पार्ट ऑफ सेल के बारे में चर्चा किया था। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है प्रोकैरियोटिक सेल। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में काफी कंफ्यूजन उनको होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। बहुत सारे ऑर्गेनिक पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। तो चलिए शुरू करता हूं बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आप हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में कहते हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए बच्चे, अगर ध्यान से देखिए तो यहां पर लिखा है प्रोकैरियोटिक। अगर हम इस प्रोकैरियोटिक को हम ब्रेक करके देखें तो ये दो शब्दों में ब्रेक होगा, एक तो प्रो, दूसरा कैरियोटिक। तो आइए मैं लिख ले रहा हूं प्रो प्लस कैरियोटिक। देखिए बच्चे, यहां पर जो शब्द लिखा है प्रो, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बच्चे बिफोर। तो मैं यहां ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं बिफोर। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पहले वाला। क्या होता है मतलब इसका? पहले वाला। और जो ये कैरियोटिक शब्द है ये लिया गया है कैरियोन से। किस शब्द से लिया गया है? कैरियोन से। कैरियोन से। और कैरियोन का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस। तो मैं यहां आगे लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसे हम नाभिक या केंद्रक भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। प्रोकैरियोटिक शब्द को अगर देखें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है हुआ है प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चे कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी जो कैरियोटिक शब्द है ये कैरियोन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल को हम अविकसित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां पर दो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल ये अविकसित कोशिका है। अब पहले हमें ये क्लेरिफाई करना होगा कि हम इसे अविकसित कोशिका क्यों कह रहे हैं। और यहां पर जो लिखा है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, पहले वाली कोशिका, तो हम इसे प्रिमिटिव सेल क्यों कह रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसको अविकसित सेल इस वजह से कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित कोशिका नहीं होती है, इस वजह से इसे कहा जाता है अविकसित कोशिका। मेरे प्यारे बच्चों, इसे प्रिमिटिव इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब लाइफ का शुरुआत हुआ था, यानी जब इस प्लैनेट अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हो रहा था, उस समय मेरे प्यारे बच्चे जो भी जीव पाए गए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए थे। और जब इन प्रोकैरियोटिक सेल को देखा गया तो ये जो सेल है ये अविकसित थी। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे थे जो प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से इन्हें अविकसित कोशिका कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए बच्चे एक और, अब आप बोलेंगे सर इतनी बातों से तो कैसे हम ये कह दें कि अविकसित कोशिका है। ये तो कहने की बात है कि पहले जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था तो बहुत सारे जो जीव वहां पर पाए गए उनमें प्रोकैरियोटिक सेल देखा गया, इस वजह से हम प्रोकैरियोटिक को अविकसित सेल बोल देंगे। नहीं बच्चे, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं कि कैसे ये अविकसित है। देखिए बच्चे, अगर मैं इनके न्यूक्लियस के बारे में बात करूं तो इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है ही नहीं।
प्रोमिनेंट का मतलब होता है बच्चे, जब आप माइक्रोस्कोप लगाकर इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिखेगा। न्यूक्लियस ना दिखने का मतलब क्या है बच्चे? न्यूक्लियस ना दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, नहीं। न्यूक्लियस जो मटेरियल है वो आपको माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेगा, बाकी जो न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, मैं इसे स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे देखिए, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। तो मैं बना ले रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए सेल है। अब देखिए बच्चे, इसी सेल के अंदर क्या होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म भरा होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था साइटोप्लाज्म क्या है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। उसके बाद ये मेरा नाभिक है। अब नाभिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो देखिए बच्चे, इस नाभिक के अंदर हमने यहाँ पर क्या फिल कर लिया? न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। अब देखिए बच्चे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है बच्चे कि ये जो मटेरियल है नाभिक के अंदर, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये आपको प्रेजेंट दिखेगा, लेकिन इसके सामने जो ये बाउंड्री है, ये देखिए मैं यहाँ पर इसे रफ कर दे रहा हूं। ये जो बाउंड्री है इसे हम कहते थे न्यूक्लियर इनवलप, या इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेल में ये जो न्यूक्लियर इनवलप है ये प्रेजेंट नहीं होता है। आप हमें बताइए, जो हमारा न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। अगर इसमें मेम्ब्रेन ही गायब कर दिया जाएगा तो क्या न्यूक्लियस का अस्तित्व रह जाएगा? नहीं रह पाएगा बच्चे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट दिखेगा ही नहीं। अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये जो न्यूक्लियस है अपने निश्चित स्वरूप में है या नहीं। ये जो न्यूक्लियस का मटेरियल है यही साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ मिलेगा। जब आप देखेंगे तो इसी साइटोप्लाज्म में लगेगा कि जो न्यूक्लियस मटेरियल है ये इसमें स्कैटर्ड है, इसमें फैला हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारा सेल है वो अविकसित कोशिका है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। न्यूक्लियस पाए जाने का मतलब यह है बच्चे कि न्यूक्लियस का मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला जो न्यूक्लियस इनवलप है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का डेफिनेशन बताना चाहें तो आप बोलेंगे, ऐसी कोशिका जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सिस्टमैटिक तरीका से न्यूक्लियस आपको इसके सेल के अंदर नहीं दिखेगा। सेल के अंदर केवल और केवल न्यूक्लियस मटेरियल दिखेगा, इसको बाउंड करने वाला जो न्यूक्लियर इनवलप है वो नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चे, ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आप हमें ये बताइए बच्चे, अगर ये न्यूक्लियस मटेरियल इस साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है तो आप बताइए क्या इसे देख करके आप ये जज कर पाएंगे कि ये साइटोप्लाज्म का मटेरियल है कि ये न्यूक्लियस का मटेरियल है? नहीं कर पाएंगे बच्चे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता ही नहीं है, जैसे लगता है उसी में स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए बच्चे, ये तो पहली बात हो गई कि इसमें न्यूक्लियस जो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर आपसे कोई पूछे, या अगर आप बुक में भी देखे होंगे बच्चे, ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 में है और क्लास 8 में आप पढ़ के भी आए होंगे, तो ये सारी चीजें उसमें थी। लेकिन बच्चे मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप क्लास 8 की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में साफ साफ लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लिखा रहता है न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया ही नहीं जाता, यहीं पर वो गलती करते हैं। बच्चे, न्यूक्लियस एब्सेंट लिखा जरूर है लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। ये न्यूक्लियस एब्सेंट इस वजह से लिखा है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब इस सेल में आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो केवल न्यूक्लियर मटेरियल ही आपको दिखेगा, न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला जो न्यूक्लियर इनवलप है वो नहीं दिखेगा। इस वजह से आपको जैसे लगेगा कि यहां पर न्यूक्लियस है ही नहीं, इस वजह से यहां पर लिखा है न्यूक्लियस एब्सेंट। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे उनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, उसमें किसी भी प्रकार की, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे बच्चे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि डबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल आप बताइए, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम डबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, डबल मेम्ब्रेन
डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, आप ऐसे सेल मेम्ब्रेन का नाम बताइए जो डबल मेम्ब्रेन है, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियस, तीसरा है प्लास्टिड। देखिए बच्चे, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं कि डबल मेम्ब्रेन क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको अपने दिमाग में यही बैठाना है कि कोई भी ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसका इतना सा मतलब ये है कि इसमें जो बाउंड्री है ये नहीं पाया जाता, इस वजह से लिख दिया जाता है कि न्यूक्लियस यहां पर एब्सेंट है। और भी ध्यान दीजिएगा बच्चे, केवल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो यहां पर पाए जा रहे हैं, जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, केवल वही नहीं पाए जाते, बल्कि जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी और ट्रू वैक्यूल्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और ट्रू वैक्यूल्स। ये भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, अगर उसके पास मेम्ब्रेन है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है बच्चे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब बात ये आती है कि सर जो प्रोकैरियोटिक सेल है क्या हम इसे देख सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ये बहुत छोटा होता है, इसे आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर आपको इसे देखना है तो आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अगर मैं इन सेल की साइज के बारे में बात करूं तो इन सेल की जो साइज होती है ये होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर। अब आप सोच सकते हैं कि ये सेल कितने छोटे होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चे। साइज कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी इतना छोटा होता है कि हम इसे नेक्ड आई से देख नहीं सकते। प्रोकैरियोटिक अगर कोशिका का मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूं तो वो होगा बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है बच्चे जो जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था, सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है यही अर्थ पे आया था। और जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना हुआ होता है। तो आप बताइए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उतने इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आप बताइए, अगर आपके हाथ पर या बॉडी की कहीं पर अगर बैक्टीरिया आके चिपक जाए तो क्या उसे आप देख पाएंगे? नहीं देख पाते बच्चे। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है कि हमारे आंख के पास उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उस बैक्टीरिया को देख पाए। अब आप क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए बच्चे, अब बात यहां पर ये आती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं या कौन सी चीजें हैं जो पाई जाती हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चे, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम होता है वो पाया जाता है? तो जी बच्चे, क्रोमोसोम बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन वो सिंगल क्रोमोसोम होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम कभी नहीं पाया जाएगा। जो क्रोमोसोम पाया जाएगा वो सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। देखिए बच्चे, लेकिन यहां पर ये जो क्रोमोसोम होता है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो क्रोमोसोम बना होता है ये डीएनए से बना होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है बच्चे। आप कहेंगे सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। देखिए बच्चे, हिस्टोन प्रोटीन का इतना सा मतलब है बच्चे कि ये पैकेजिंग के काम में आता है।
चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी प्रकार की कोई पैकेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, केवल सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा जो डीएनए से बना होता है। अब देखिए अगली चीज, आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आप ये बताइए सर माइटोकॉन्ड्रिया से ही तो ऊर्जा मिलती है। जब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी कहां से मिलती है? इनकी इस सेल से बने हुए जो जीव होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? देखिए बच्चे मैं आपको बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी जरूर देता है, लेकिन चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो जीव होते हैं ये सीलिया और फ्लैजेला की मदद से ये मूव करते हैं। देखिए बच्चे मैं यहां पे रफ करके एक बैक्टीरिया का फिगर बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए बच्चे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। तो आप देखेंगे बच्चे बैक्टीरिया के बाहर इस तरीके से कुछ पर जैसे निकले रहते हैं, इस तरीके से देखिए ऐसे, और यहां पर एक पूंछ जैसा निकला रहता है। तो देखिए बच्चे ये जो बना हुआ है ना इसे बोलते हैं सीलिया, इसे बोला जाता है सीलिया, और इसे बोलते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला। तो इसी सीलिया और फ्लैजेला की ही मदद से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो मूव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से ये सीलिया और फ्लैजेला से ही मूव कर जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए अगली बात, देखिए बच्चे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता, और आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से ही शोषण होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल के जीव होते हैं वो जो शोषण करते हैं वो प्रोटोप्लाज्म से करते हैं। तो याद रखिएगा शोषण जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म से होता है। किससे होता है बच्चे? प्रोटोप्लाज्म से होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चे वो एक प्रकार का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम और इसे क्लियर करके बताना चाहें तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक को मिलाकर हम इसे प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। यही लिक्विड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है, और उसी की मदद से ये शोषण कर लेता है। चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से ये शोषण करता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें और क्या पाया जाता है? अब देखिए बच्चे इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब फिर आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा पहले से पढ़े हुए हैं उनके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर आप पहले ही बता रहे थे कि इसमें चाहे वो सिंगल बाउंडेड हो चाहे डबल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो तो प्रेजेंट ही नहीं हो सकते, तो ये तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है, अब ये कैसे प्रेजेंट हो गया? देखिए बच्चे राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स जरूर है, लेकिन राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। अब ये जो राइबोसोम होता है बच्चे ये दो तरीके के होता है, एक को हम बोलते हैं 70S राइबोसोम, एक को हम बोलते हैं 80S राइबोसोम। तो इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S वाला प्रेजेंट होता है। अब आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि 70S वाला ही क्यों सर? देखिए बच्चे 70S जो होता है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो इसलिए वजह से जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है बच्चे वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स नहीं होते, एक ही सेल जो बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है। इस वजह से उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड ना होने की वजह से इनमें जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो ज्यादा मतलब उनको ज्यादा मात्रा में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनको कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी बनानी है, इस वजह से उनमें 70S प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। 80S की प्रोटीन की जरूरत तो यूकैरियोटिक में हो जाती है, क्योंकि वहां पर यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ जो बॉडी होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उनके फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस वजह से वहां पर 80S राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S पाया जाता है, 80S राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स भले हैं, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए बच्चे क्या प्रोकैरियोटिक सेल के जो जीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन करते हैं तो बिल्कुल करते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का होता है, एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होते हैं वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। क्या होता है बच्चे? एसेक्सुअल।
अब ये सारी चीजें आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके टॉपिक में ये मेंशन है, इसलिए मैं यहां पर करा दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल क्या है, इसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं हिंट के तौर पे बता दे रहा हूं बच्चे। एसेक्सुअल का मतलब होता है बच्चे जिसमें कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व ना हो, केवल सिंगल पेरेंट सेल ही सेल जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर दें, तो उसे हम बोलेंगे एसेक्सुअल। अगर एग्जांपल की बात हम करें तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं अमीबा और हाइड्रा। अमीबा हाइड्रा, इसमें केवल एक ही पेरेंट सेल जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देता है, इसमें किसी प्रकार की सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ती, उसे ही कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके जो जीव होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए बच्चे, क्या इसमें सेल डिवीजन होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो इसमें बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में उतना सेल डिवीजन फास्ट नहीं होता जितना प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना हुआ होता है, और जब एक सेल से बना होगा तो बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगी और उनका जो फंक्शन होगा वो भी काफी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इस वजह से बच्चे इसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि बैक्टीरिया वगैरह जैसे जीव होते हैं वो खुद को बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इनके जो फंक्शंस होते हैं बहुत पेचीदा नहीं होते, उनमें सेल ऑर्गेनल्स ज्यादा नहीं पाया जाता, इस वजह से वो बहुत तेजी के साथ सेल डिवीजन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के में के कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिख लीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप यही लिख लीजिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसे कहा जाता है बीजीए। तो बैक्टीरिया में भी आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बच्चे बैक्टीरिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, तो आप देखेंगे बच्चे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी बीजीए जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है। इनमें ये सारे जो जीव होते हैं बच्चे ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चे, अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो बैक्टीरिया को जब आप देखेंगे बच्चे, तो बैक्टीरिया के सेल में अगर आप सेल को इसको देखेंगे तो इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, वो केवल न्यूक्लियस मटेरियल ही इसके बॉडी में प्रेजेंट होगा। उसमें आप देखेंगे तो न्यूक्लियस को घेरने वाली जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर इनवलप कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होगा। और इनके जो मटेरियल होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल, वो न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। ठीक है बच्चे, और ये जो बैक्टीरिया होती है चूंकि इससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इस वजह से ये सीलिया और फ्लेजा से ये मूव करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है। बैक्टीरिया इस वजह से खतरनाक होता है बच्चे कि ये अपने रूप, अपने आकार को ये चेंज करता रहता है। आप जो है क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जो है ये बैक्टीरिया के कई प्रकार होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो जैसे सर्कुलर आप देखे होंगे, स्पाइरल देखेंगे, रॉड शेप देखे होंगे आप, तो ऐसे आप 4 प्रकार के जो है यहाँ पर इनके शेप देखे होंगे। तो ये बैक्टीरिया जो है इन चारों शेप में, मान लीजिए अगर इसका सर्कुलर शेप है तो ये क्या होता है बच्चे, ये रॉड शेप में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्पाइरल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वजह से बैक्टीरिया काफी पेचीदा हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो बैक्टीरिया का सेल होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है, और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है बच्चे वो यूनिसेलुलर होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी जो कहानी मैंने आपको बताया यही था प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ही नहीं, अभी तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो आसान है कि आपने रट लिया और रट करके जाके आप एग्जाम में लिख के चले आए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आप क्लास 9th में ही नहीं, आगे जाकर क्लास 11th और 12th में भी आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप नीट वगैरह का एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये चैप्टर पूछा जाता है। और ये काफी पेचीदा चैप्टर है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। और ज्यादातर तो जब ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो टॉपिक में, आज के जो मैंने लेक्चर लिया उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका को एकदम क्लियर करने का प्रयास किया।
और इस प्रयास से कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर से आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यही एंड करता हूं। आज मैं केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। इस वीडियो को आप वॉच कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको प्रोकैरियोटिक सेल जो है पूरा हो जाएगा, एकदम अच्छे से ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, तब मैं अगली वीडियोज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं इसके डिफरेंस की एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो बच्चे, आज का क्लास यहीं पर एंड करता हूं। आप मेरे इस वीडियो को देखिए और जो भी चीज समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर।